हेलो चिल्ड्रन, एक बार फिर मैं आपके बीच। और आज मैं आपके साथ किरचॉफ्स लॉ के कुछ बहुत टिपिकल प्रॉब्लम्स हैं और बहुत इजी मेथड से कराने वाला हूँ। ठीक है, कृपया इस वीडियो को स्किप ना करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ही काम कर रहा हूँ। तो बेटा हम बात करेंगे, देखिए हमने दो लॉ पढ़े थे किरचॉफ्स के। हमने दो लॉ पढ़े थे किरचॉफ्स के। किरचॉफ्स लॉ क्या थे देखें। किरचॉफ्स लॉ है ना, हमने बेटे दो लॉ पढ़े थे किरचॉफ्स के। पहला लॉ क्या था कि किसी भी जंक्शन पर मिलने वाले सारे करंट्स का अलजेब्रिक सम जीरो होता है। जैसे I1, I2, I3, I4, इनका सम क्या होता है? जीरो होता है। उसने बोला कैसे होता है देखिए। अगर मैं इनकमिंग करंट्स को, अगर मैं एक मिनट में जरा फैन ऑफ कर दूं। हाँ भाई स्टूडेंट्स, तो बेटा अगर मैं इनकमिंग करंट्स को पॉजिटिव मान लूं और आउटगोइंग को नेगेटिव मान लूं तो इस जंक्शन पर नेट अलजेब्रिक सम कितना होता है? याद होगा, सबने पढ़ रखा है। I1 प्लस I2 प्लस I3 और ये आउटगोइंग है इसलिए माइनस का I4 इज इक्वल टू 0। ये हमने साइन कन्वेंशन बना रखा है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं नेगेटिव मानने वाले इनकमिंग करंट को पॉजिटिव मान रहा हूँ तो आउटगोइंग को नेगेटिव मानूंगा। अगर इसका उल्टा भी कर सकता हूँ मैं, अगर इनकमिंग करंट्स को मैं नेगेटिव मान रहा हूँ तो आउटगोइंग को मैं पॉजिटिव मान लूंगा। फर्क कुछ नहीं पड़ता है क्योंकि करंट स्केलर क्वांटिटी है या टेंसर क्वांटिटी है, इसलिए कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि अलजेब्रिक सम, सारे करंट्स का अलजेब्रिक सम हमेशा जीरो होता है। ये हमने पढ़ रखा है भाई। इसे बोला गया था फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ। बहुत बढ़िया बात है भाई, बिल्कुल सही बात है, मैं मानता हूँ ऐसा होता था। अब मैंने अपना फिर डस्टर उठाया और मैंने इसको रब कर दिया। ठीक है, मैं रब कर दिया। अब देखिए आप जरा, इसके बाद बेटा मैं इससे रिलेटेड कुछ बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस बताता हूँ किस तरह के किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ पर। इसको बोलते हैं बेटा किरचॉफ फर्स्ट लॉ, या दूसरा होता है चार्ज कंजर्वेशन लॉ। ठीक है, इसमें चार्ज कंजर्व रहता है, टोटल चार्ज तो हमेशा कंजर्व रहता है ना, तो इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन लॉ भी बोल देते हैं, लॉ ऑफ चार्ज ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, बोल देते हैं। तो किरचॉफ्स लॉ का मैं पहला एक न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ कि किस तरह का न्यूमेरिकल बन सकता है इससे, वो देखिए। फिर मैं सेकंड लॉ के बारे में बताऊंगा। देखिए, मान लिया मैंने एक रेजिस्टेंस लिया, कितने का? सपोज करो यहाँ पर ले लिया मैंने कोई रेजिस्टेंस 5 ओम का। ठीक है बेटा, मैंने एक बॉक्स ऐसे बना दिया, ये सब रेजिस्टेंस बना दिया। मैं कैसे भी बना सकता हूँ, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने ऐसे बना दिया, मैंने ऐसे बना दिया। बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं ऐसे। मैं आपको एक फंडा दे रहा हूँ कि किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई? ये आ गया और यहाँ पर भी करंट दे दिया, ये और ये। मान लिया ऐसे 20 ओम करंट चला, 5 ओम था, मैंने मान लिया 20 एम्पीयर करंट चला। ठीक है, कितना चला? 20 ओम। यहाँ चला गया कितना मुझे पता नहीं, यहाँ मुझे निकालना है कितना होगा करंट। एक तो यहाँ निकालना है करंट। ठीक है बेटा, मान लिया इधर को मिला 6 एम्पियर। ठीक है, इधर से चला 10 एम्पियर, सपोज करो 10 एम्पियर चला, 20 एम्पियर चला। ठीक है भाई, इधर से चला 3 एम्पियर। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? इधर से चला 3 एम्पियर। तो आपको बताना है, एक तो बताना है एक्स पर करंट कितना होगा, एक वाई पर करंट कितना होगा, एक जेड पर करंट कितना होगा। जेड पर करंट कितना होगा। ठीक है, first of all we have to find out, suppose I have given a circuit in which the current is moving from here and there from the different sides of the circuit, then suppose we have to find out the current, what is the value of x in the form of current, what is the value of y in the form of current, and what is the value of z in the form of current. आपको कुछ नहीं करना है, अलजेब्रिक सम लगाना है। सुनिए आप जरा बेटा, जब यहाँ से 20 एम्पीयर चला तो 6 एम्पीयर इधर आ गया, तो इधर को 14 एम्पीयर बचना चाहिए, तो ये तो आ गया 14 एम्पीयर। यहाँ मैं लिख देता हूँ आंसर, मैं ब्लू पेन भी यूज कर रहा हूँ। देखो बच्चों जरा, मैंने इसे लिख दिया 14 एम्पीयर, मेरा पहला आंसर आ गया। इट मीन्स आई गॉट इट, दैट द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल 14 एम्पीयर। ओके, 10 एम्पीयर यहाँ से आ रहा था बेटा। ठीक है, यहाँ से 14 आया, यहाँ हो जाएगा
यहाँ कितना हो जाएगा, इधर देखिए वहाँ 10 + 14 24 एम्पियर यहाँ जाएगा। 24 एम्पियर यहाँ से आया, 3 एम्पियर यहाँ से आया, देखिए आप 3 एम्पियर यहाँ से आया और 3 एम्पियर यहाँ से आया, तो 24 3 27 और 3 30, तो यहाँ पर नीचे जाएगा 30 एम्पियर, तो यहाँ पर होगा 30 एम्पियर। ये भी करंट आ गया। अब ये रह गया, यहाँ से 20 एम्पियर चला, 14 यहाँ आ गया, 6 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया, तो इधर कितना आएगा 3 एम्पियर। इट इज 3 एम्पियर, बस सिंपल। इट मींस वी गॉट द करंट। अगेन समझ लें, 20 एम्पियर करंट चला, 20 एम्पियर में इधर को पूछा था, इधर 6 एम्पियर था, तो मैंने बताया अलजेब्रिक सम हमेशा जंक्शन पर 0 होता है, तो 20 एम्पियर 6 इधर आ गया, तो 14 एम्पियर इधर आया, 14 एम्पियर इधर आया, 10 एम्पियर इधर से गया, यहाँ 24 हो गए, दोनों ऐड हो गए, 24 एम्पियर आ गया। यहाँ से 3 एम्पियर आ रहा था कहीं से, तो 24 + 3 27 और 3 इधर से आ रहा था, तो 30 एम्पियर यहाँ आ गया। यहाँ पर कितना आया था 6 एम्पियर, तो 3 इधर आ गया, तो 3 एम्पियर इधर आ गया। ठीक है, बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन था। ऐसे बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, आप आराम से कर पाएंगे। अब मैंने ये डस्टर ले लिया, डस्टर लेने के बाद मैंने क्या किया, इसे फिर रब कर दिया, रब कर देता हूँ बेटा मैं, बहुत बढ़िया बात है भाई। अब देखिए, और मैं केवल न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूँ बेटा अभी। अब मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने की कोशिश करी, सुनिए आप जरा। मान लिया यहाँ से 2 एम्पियर आया, यहाँ से मान लिया 4 एम्पियर आया, यहाँ से 1 एम्पियर आया। ये आई की वैल्यू कितनी होगी, आई की वैल्यू कितनी होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है, बोर्ड का क्वेश्चन है। 2 एम्पियर करंट यहाँ से आया, 4 एम्पियर करंट यहाँ से आया, 1 एम्पियर करंट यहाँ से आया। पूछा गया क्या, पूछा गया कि आई की वैल्यू कितनी होगी। एक बार बताइए, आई की वैल्यू निकालने के लिए मुझे पता है कि इस जंक्शन पर सारे करंट्स का सम 0 होता है, तो बहुत सिंपल है, मैं लिखूंगा 2, ये वाला देखें, +4 +1, ठीक है बेटा, और ये वाला पूछा है ना +i, मान लो ये भी तो इनकमिंग है ना, इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 0। तो बस बेटा क्या करेंगे, 4 2 4 6 1 7, तो I इज इक्वल टू -7 एम्पियर। इट मींस ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि करंट यहाँ तो आ रहा है, इस वाले पर डायरेक्शन उल्टी हो गई, करंट जा रहा है। नेगेटिव का मतलब इट इज नॉट कमिंग, बेसिकली आई टुक as a convention, but when I got the negative ampere, it means negative sign. The negative sign shows that the current is in opposite direction, whatever you have taken in the given question. तो मैंने जो क्वेश्चन में अंदर को डायरेक्शन मान ली थी, तो लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, बाहर को होगी, बिकॉज नेगेटिव साइन है। ठीक है, बस केवल डायरेक्शन बताता है ये नेगेटिव साइन करंट का। ठीक है, अच्छा जी, मैंने इसे भी रख कर दिया बेटा। अब देखो, थोड़ा सा ध्यान देखेंगे। ये तो सिंपल से क्वेश्चन थे किरचॉफ फर्स्ट लॉ के। मैं आपको कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, इसका कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि अगर वो करंट पूछता है तो देखें आप लोग, ध्यान से देखिए। अब क्या करेंगे हम, सब लोग डायग्राम बना के, बेटा सारी चीजें कॉपी करनी पड़ेंगी आपको। मैं बहुत चीजें कराऊंगा पूरे बोर्ड तक, और ये आपके जब स्कूल्स में एग्जाम होंगे तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। यहाँ से करंट चलेगा, यहाँ से करंट चलेगा, यहाँ से करंट चलेगा। ठीक है बेटा, बात समझ आ रही है? मैंने क्या किया, 3 रेसिस्टर ले लिए। अब मैं बोल सकता हूँ, सपोज करो इस वाले एंड का वोल्टेज है 10 वोल्ट। अब मैंने क्या किया, मैंने 2 एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस देना शुरू कर दिया। ठीक है, इस वाले का है 0 वोल्ट, ठीक है, इस वाले का है -10 वोल्ट, ये मैंने गिवन किया हुआ। ठीक है, मैंने रेजिस्टेंस भी दे दिया। मान लिया इसका रेजिस्टेंस मान ले क्या, 5 ओम। क्या मान ले, 5 ओम। मैंने क्या किया, दोनों एंड, तीनों एंड्स के 1 2 3 एंड्स के मैंने वोल्टेज दे दिए। ये 0 वोल्ट पर है, ये -10 वोल्ट पर है, ये 10 वोल्ट पर है। अब मैंने बोला इनके रेजिस्टेंस जोड़ दे दो भाई, तो मैंने बोला ये 5 ओम मान लो, इसको 5 और 10 ओम मान लो, और इसको 5 10 to the 10 10 to the 20 ओम मान लो। ठीक है, मैंने तीनों के रेजिस्टेंस भी दे दिए। अब मैंने पूछा कि भैया
इस पे क्या क्या करंट होगा आपको निकालना क्या है, I1 निकालना है, I2 निकालना है और I3 निकालना है। कैसे करेंगे सोचो ना, सोचो बच्चों कैसे करना चाहिए। अब सोचिए जरा, इसने पूछा करंट के बारे में, इसने वोल्टेज दे दी है एक ही करंट के, है ना। तो बेटा एक बात सुनो जरा, यहाँ पर ये वोल्टेज मुझे तो पता नहीं है क्या है, मैंने मान लिया इसका वोल्टेज लेट कर लिया, किसी भी पॉइंट का मैं वोल्टेज एज्यूम कर लूंगा, बाद में निकल भी जाएगा। तो बेटा मैं क्या कर सकता हूँ, ये 10 वोल्ट है, ये -10 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, मैंने इसका वोल्टेज V मान लिया, किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पर होगा ये वाला, जो भी वोल्टेज होगा यहाँ पर मुझे नहीं पता क्या होगा, मैंने मान लिया। मुझे अब मेरा मेन मोटिव क्या है, मेरा मेन मोटिव है मुझे I1, I2, I3 निकालना है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को अप्लाई करना है, मुझे I1, I2, I3 चाहिए। सोचो जरा कैसे निकलेगा ये, बिल्कुल अलग तरह का क्वेश्चन है, इसमें तो I ही नहीं दिया है, अभी तो I दिया हुआ था इससे पहले क्वेश्चन में, मैंने I दिया था तो आराम से आपने टोटल कर निकाल लिया। तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे निकालते हैं सुने। अगर ये करंट चल रहा है इधर को, अगर ये करंट इधर को चल रहा है बेटा, एक मिनट, अगर ये करंट इधर को चल रहा है तो ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, तो सुनो, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 10V, कितना 10V माइनस का V, यानी 10 माइनस का V और अपॉन R, भाई I होता क्या है V अपॉन R, तो V होता है PD पोटेंशियल डिफरेंस। बस सिंपल करेंगे, पहले I1 निकाल लीजिए। अब I1 कितना आएगा बताइए, I1 आएगा पोटेंशियल डिफरेंस 10 माइनस का V अपॉन 5। I2 कितना आएगा, I2 देखें आप, I2 ये है 0 माइनस का V अपॉन 10। I3 कितना आएगा, I3 कितना आएगा -10 माइनस का V अपॉन 20। क्या यहाँ पर हम ये लॉ लगा सकते हैं कि भैया I1 प्लस I2 प्लस का I3 इज इक्वल टू 0 होगा, होगा कि नहीं होगा? बहुत सिंपल सी बात है भाई, होगा। ये सारी वैल्यूज यहाँ प्लेस कर देंगे आप, 10 माइनस का V अपॉन 5 प्लस माइनस का V अपॉन 10 प्लस माइनस का 10 माइनस का V अपॉन 20 इज इक्वल टू 0। देख लो आराम से आप, 10 माइनस V अपॉन 5 माइनस का V अपॉन 10 माइनस का 10 माइनस का V अपॉन 20 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ। सॉल्व कैसे करेंगे, क्या मैं इसका एलसीएम 20 ले लूँ, 5 4 जा 20, 4 की यहाँ कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 10 माइनस का V प्लस 10 2 जा 20, ऊपर 2 करेंगे तो माइनस का V, माइनस का 2V प्लस ये कैंसिल इससे हो जाएगा, बचेगा माइनस का 10 माइनस का V इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने क्या किया, 20 0 में चला गया बेटा, इसका एलसीएम 20 0 में चला गया, 40 माइनस का 4V माइनस का 2V माइनस का 10 माइनस का V इज इक्वल टू 0। 40 और ये 10 माइनस हो जाएगा, 30 वोल्ट बचेगा, 40 में से 10 गया 30, 4 2 6 1 7 माइनस का 7V इज इक्वल टू 0। तो V की वैल्यू आ गई 30/7 वोल्ट। पहले यहाँ तक सब लोग कॉपी कर लेंगे बेटा, मेरे सब नोट्स बना कर रखिए, बहुत काम आएंगे। इसके बाद मैं मैग्नेट स्टार्ट करूंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा मैग्नेट को भी। इसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हैं, मैं बाद में एक लेक्चर और दूंगा इसी का, करंट का, ठीक है। क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि सर मैग्नेट का वीडियो बनाओ, क्योंकि मोस्टली स्कूलों में मैग्नेट शुरू हो गया है। तो मैं चलिए, मैं स्कूल के साथ ही चल रहा हूँ आप लोगों के, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं भी स्कूल में अपने मैग्नेट ही पढ़ा रहा हूँ। तो V इक्वल 30/7 वोल्ट हो गया। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, लेकिन मुझे वोल्ट तो निकालने नहीं है, मुझे क्या निकालना है, मुझे करंट निकालना है। तो सुनिए आप, करंट कैसे निकालूंगा। अब I1 देखिए, I1 ये था 10 माइनस का V अपॉन 5, 10 माइनस का V की वैल्यू कितनी है 30/7 अपॉन 5, सॉरी 7, सही 10। देखिए I1 था 10 माइनस का V अपॉन 5, 10 माइनस का V अपॉन 5। तो बेटा मैंने क्या किया, 10 माइनस V की वैल्यू जो निकाली यहाँ पर, इस वाले पॉइंट की वोल्टेज निकाली है मैंने बेटा, वो यहाँ प्लेस कर दिया, अपॉन 5 कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसका एलसीएम लूँगा, 7 10 जा 70 माइनस का 30 अपॉन 7 5 जा 35।
तो कितने बचेंगे 40 डिवाइड बाई 35 या 5 7 जा और 5 8 जा, तो आप बोलोगे 8/7 एम्पियर। तो आप बोलो सर I1 जो करंट है वो यहां से आया 8/7 एम्पियर। बहुत आसान है बेटे, बहुत आसान है, टफ नहीं है। यहाँ तक कॉपी कर लेंगे, मैं कुछ रब करूंगा क्योंकि बोर्ड मेरा बहुत छोटा है। मैंने फिर अपना डस्टर उठाया, देखो कितना बढ़िया डस्टर है। बेटा मैंने क्या किया, अब मैंने इसको रब कर दिया, ये वाला है ना, ये रब कर दिया, ठीक है ओके। नहीं V की वैल्यू तो आ गई मेरी। अब V की वैल्यू कितनी आई बेटा, V की वैल्यू कितनी आई लिख लेता हूँ पहले मैं। V की वैल्यू मेरी आई है 30/7 वोल्ट, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना, I2 निकालना है। अब I2 निकाल देता हूँ, देखिए मैंने फिर इसे रब कर दिया बेटा। अब देखिए I2 कैसे निकालूंगा, ये I2 है, ये तो माइनस का V/7 है। I2 इज व्हाट, माइनस का V/10। V की वैल्यू कितनी आई है 30, डाल दीजिए बेटा, माइनस का 30/7 इंटू 10, इससे कैंसिल हो गया, माइनस का 3/7 एम्पियर। ये I2 की वैल्यू आ गई बेटा। इसका मतलब ये करंट आ नहीं रहा होगा, जा रहा होगा। ये करंट आ नहीं रहा होगा, जा रहा होगा, तो इसका आंसर मैं लिख दूंगा बेटा I2 जो होगा माइनस का 3/7 एम्पियर, ठीक है। सुना मेरी बात। अब मुझे क्या निकालना, I3 निकालना है भाई। तो I3 कैसे निकालेंगे भाई, I3 निकालने का तरीका क्या है, I3 निकालने में ये वाला वैल्यू डाल देंगे हम। क्या होगा ये वाली वैल्यू, देखिए आप, मैं इसी में रब कर देता हूँ बेटा मैं। अब देखिए I3 कैसे निकालने वाला हूँ मैं। I3 इज इक्वल टू माइनस का 10, माइनस का V कितना है, अरे V कितना है, अच्छा 30/7 है, ये तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। अपॉन 20 है बेटा, 20 है तो 7 ये हो जाएगा माइनस का 70 माइनस का 30/7 इंटू 20, ये कितना होगा माइनस का 100/7 इंटू 20, 5 तो माइनस का 5/7 एम्पियर। कितना आ गया, माइनस का 5/7 एम्पियर। आराम से कॉपी कर लें बेटा, ये आ गया, ये I3 आया, I3 देखिए ये आया माइनस का 5/7 एम्पियर। बात समझ में आ रही है। देखो यहाँ से एक चीज और पता चल रही है कि यानी मैंने तीनों करंट्स निकाल दिए, I1 भी निकाल दिया, I2 भी निकाल दिया और अब I3 भी निकाल दिया। लेकिन देखिए यहाँ पर 8/7 आ रहा था, यहाँ से आया माइनस का 3/7, यहाँ से आया माइनस 5/7। अगर इन दोनों को ऐड कर दो नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस का 8/7, ये हो जाएगा 8/7। यहाँ पर करंट क्या होगा, 0। तो याद है फर्स्ट लॉ क्या कहता था, उसने बोला था कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन, ठीक है, इज ऑलवेज 0। तो ये प्रूफ भी हो गया, इस जंक्शन पर नेट करंट 0 होगा। तो मेरे I1 भी निकल कर आ गया, I2 भी आ गया और I3 भी आ गया। बच्चों जल्दी कॉपी करो फटाफट तेजी से, मेरे सब प्यारे प्यारे बच्चे, मेरे स्मार्ट बच्चे, कोई डॉक्टर बैठा है, कोई इंजीनियर बैठा है। चलिए मैंने इसे रब कर दिया। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, इसे रब कर देता हूँ बेटा, ठीक है। मेरा गोल्डन रिट्रीवर भी यहीं सो रहा है, वो सो रहा है इस टाइम और मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वो उठ जाएगा तो वो परेशान करना शुरू कर देगा। वो अक्सर मेरे साथ ही रहता है, मेरे रूम में ही रहता है वो, ठीक है बेटा। तो देखिए बात, अब मैं फर्स्ट लॉ के बारे में और कोई खास ऐसी चीज है नहीं, अब मैं सेकंड लॉ को थोड़ा सा और अच्छे से बताता हूँ। सेकंड लॉ क्या था भाई, सेकंड लॉ देखिए, सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ क्या था, सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ क्या था भाई, सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ। उसने क्या किया था, एक सिंपल सा सर्किट की बात करते हैं, फिर सीधी सीधी न्यूमेरिकल की बात करेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, देखते रहे आप। सुने, उसने ये बोला था सिंपल सी भाई, उसने बोला कि ऐसी बैटरी हो सकती है कोई, या कोई रेजिस्टेंस ले लूं। ये मैं सेकंड लॉ बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये मेरा बहुत सिंपल तरीके बता रहा हूँ बेटा। मान लिया ये मेरी E1 बैटरी है, सेल है, ये E1 बैटरी है या सेल है, ठीक है। इट इज E1 और इट इज E2, सॉरी E2, ये E1 है, ये E2 है, और इसका रेजिस्टेंस मैंने R1 मान लिया, इसका रेजिस्टेंस R2 मान लिया, इसका रेजिस्टेंस R3 मान लिया। करंट यहाँ से I1 चला, करंट यहाँ से I2 चला, यहाँ आके करंट I1 प्लस I2, यानी कि I3 इक्वल टू हो गया I1 प्लस I2।
जब यहाँ इस एंड पर करंट आया तो इस एंड पर करंट को जो करंट बैटरी जितना देती है उतना ही नेगेटिव एंड से वापस ले लेती है। कारण क्या है बेटा, ये चार्ज का इलेक्ट्रॉन्स तो है, तो अंदर इलेक्ट्रॉन जितने पॉजिटिव से जाएंगे उतने नेगेटिव पे लौट के जाने चाहिए, तभी तो चार्ज कंजर्व रहेगा। तो आप बोलेंगे सर I1 आया और यहाँ आते आते यहाँ पर I1 ही जाएगा लौट कर, ठीक है। यहाँ पर I2 आया, I3 हो गया, ये लौट कर I2 ही आएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने मान लिया A B C D E F, इसमें 3 लूप है, इसे लूप लॉ बोल देते हैं बेटा, इसे लूप लॉ बोल देते हैं, या कहीं कहीं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोल देते हैं इसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या किरचॉफ सेकंड लॉ, कुछ भी बोल सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए अब वो क्या कहेगा भाई, इसने बोला कि इसमें किसी भी क्लोज लूप में जितने भी वोल्टेज चेंज हो जाएं लेकिन उनका नेट चेंज जीरो होता है, यानी कि टोटल तो कंजर्व रहेगा ना वोल्टेज, वोल्टेज व्हाट, एनर्जी, और एनर्जी कंजर्व रहती है। तो उसने बोला कि भाई ऐसा है, पहले उसने बात करी A F, अब देखिए आप पहले चलिए बात कर रहे हैं फर्स्ट लूप में, लूप है लूप A F C B A, A F C B A, A F C B A, इसमें लूप में बात कर रहे हैं बेटा हम। तो देखिए क्या करने वाले हैं, लूप A F C B A ये वाला, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें साइन कन्वेंशन लगाएंगे। सेल या बैटरी जो होती है उसके कभी भी टर्मिनल अपनी पोलैरिटी चेंज नहीं करते, लेकिन रेसिस्टेंस पर कोई पोलैरिटी नहीं होती है, रेसिस्टेंस पर कोई भी पोलैरिटी नहीं होती है, वो करंट के आने जाने पर बनती है उसकी पोलैरिटी। देखिए कैसे, सोचिए जरा, मैं इसको अब ब्लू, देखिए ब्लू पेन है मेरे पास, इससे कर रहा हूँ बेटा, इसकी तो हमेशा टर्मिनल चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, इसके भी टर्मिनल चेंज नहीं होंगे, बहुत बढ़िया बात है। अब सोचो जरा, मान लिया यहाँ पर करंट इसमें एंटर कर रहा है बेटा, जब एंटर करता है तो समझते हैं कि पॉजिटिव, और जब लीव करता है उसे नेगेटिव मान लेते हैं। कारण क्या है कि जब यहाँ पर आएगा इसकी एनर्जी बहुत होगी, और बहुत होने के बाद ये R जो है इसके कुछ वोल्टेज को खा लेगा, कुछ कंज्यूम कर लेगा, तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, इसलिए नेगेटिव मान लिया। तो याद कर लो, किसी रेसिस्टर में जब भी एंटर करेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, और जब भी लीव करेंगे वो नेगेटिव होगा। और उल्टा भी हो सकता है, बुक्स में कुछ दिया हुआ है उल्टा, इसे नेगेटिव दिया इसे पॉजिटिव, फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने बताया, ये साइन कन्वेंशन है, आप कोई भी कन्वेंशन फॉलो करें, ठीक है, लेकिन सब जगह वही जो माने हैं अपने कन्वेंशन, पूरे न्यूमेरिकल में वही फॉलो करना पड़ेगा आपको। तो मैंने ऐसे माना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए करंट ऐसे आया तो ये प्लस ये माइनस, यहाँ करंट ऐसे गया तो ये प्लस ये माइनस। मैंने सबसे पहले करंट को आते जाते देखा, और आते जाते देखने के बाद मैंने इनके सारे साइन कन्वेंशन प्लेस कर दिए। अब क्या होता है, अब मैंने क्या बोला अब मुझे चलना किस डायरेक्शन में है। बेसिकली चल तो मैं कैसे भी सकता हूँ किसी लूप में, लेकिन मैंने सोचा कि इसमें करंट भी ऐसे चल रहा है तो मेरी भी मोशन ऐसे ही है, इस तरह से, ठीक है। तो देखिए मैं AFCB में बोलता हूँ, AFCB में क्या होगा, सुनिए यहाँ, जब मैं इस वाले से यहाँ से चला, यहाँ कोई रेसिस्टेंस नहीं है, कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, यहाँ पर भी कोई रेसिस्टेंस नहीं है, कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, यहाँ पर होगा, तो ये प्लस माइनस कम होता जा रहा है, तो माइनस का I3R3, ठीक है, कितना, माइनस का I3R3। फिर मैं ऐसे गया, फिर देखिए ये माइनस का I1R1, और यहां से माइनस से प्लस गया, प्लस का E1 इज इक्वल टू 0। पहले इक्वेशन आ गई पहले लूप के लिए। मैं इस दूसरे लूप की बात करता हूं, FCDE लूप, FCDE FCDEF, ठीक है। सुनिए चलिए यहां चलते हैं, माइनस का I3R3, फिर मैं ऐसे आया माइनस का I2R2, फिर मैं ऐसे गया माइनस से प्लस, प्लस का E2 इज इक्वल टू 0। एक लूप और है इसके अंदर, सबसे बड़ा लूप, इन लूप 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 ABDEA लूप है, ABDEA। चलिए शुरू करते हैं। जब मैं ऐसे चला ए से बी, मैंने मान लिया मोशन मेरा इस तरह से, जैसा मैं सीक्वेंस ले रहा हूं उसी तरफ से मेरा मोशन है।
यहाँ पे ए एफ सी बी ए था तो ए एफ ऐसे चला था मैं, यहाँ पर दिया हुआ है एफ सी डी ई तो मैं ऐसे चला था इसमें ऐसे करके, अब इसमें मैंने बोला ऐसे चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो जब मैं ऐसे चलूंगा तो ये देखो इधर से चलूंगा मोशन करूंगा तो ये माइनस हो गया, माइनस का ई वन हो गया। मैं ऐसे चला प्लस आई वन आर वन हो गया। देखो जब मैं ऐसे चला ऐसे चला ऐसे चला, नहीं माइनस, हाँ ठीक तो है। जब मैं ऐसे चला तो प्लस से माइनस वो कम हुआ ना, माइनस का ई वन। जब मैं ऐसे चल रहा था ये माइनस से प्लस हो गया तो प्लस का आई वन आर वन। जब मैं ऐसे जाऊंगा ऐसे तो ये हो जाएगा माइनस का आई टू आर टू। और जब मैं ऐसे एंटर करूंगा माइनस से प्लस तो प्लस का ई टू इज इक्वल टू लिख दूंगा 0। क्या बात समझ में आ रही? ये मेरी 3 इक्वेशंस थी, ठीक है। इसकी साइन कन्वेंशन मान के हम अब शुरू करने वाले हैं किरचॉफ्स लॉ के न्यूमेरिकल्स, सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ्स। देखिए मैंने फिर ये डस्टर उठाया और मैंने इसको फटाफट धो डाला, यानी कि इसको रब कर दिया बेटा